प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। क्या आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति से संबंधित होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझना है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति होती है उसको समझना निहायत ज़रूरी है। और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को इस रूप में समझाऊंगा या स्टूडेंट्स कि आप संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो सैद्धांतिक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत समाहित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से आप संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को और सैद्धांतिक पक्ष से उसके व्यवहारिक पक्ष को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है इस प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। उसके बाद में यहाँ 7 तत्वों के आधार पर, 7 बिंदु के आधार पर मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझाऊंगा और उसके बाद में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बात भी आपको समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, वास्तव में राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैसे मैंने राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसके ऊपर पिछला लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप ये बातें देख सकते हैं। आज तो हम केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने अलग से राजनीति के बारे में भी समझा दिया है, अलग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी समझा दिया है और अलग से राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती है यह भी मैंने आपको अलग से समझा दिया है। आज तो केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझना है और ये प्रकृति को इस रूप में समझना है जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझ सकें। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझें, इसकी शुरुआत हम करेंगे हांस जे मार्गेनथाउ से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माने हुए विद्वान हैं। क्या? हांस जे मार्गेनथाउ। हांस जे मार्गेनथाउ कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो अर्थात राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वह शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब मूल जो बात आती है यहाँ पर ये आती है कि वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये शक्ति के लिए संघर्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, चाहे जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है कि अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो उसका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो तात्कालिक उद्देश्य होता है वह वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष ही है, या मैं कहूँगा उसका उद्देश्य शक्ति ही रहता है, मतलब शक्ति की प्राप्ति ही रहता है। मूल यहाँ जो बात आती है वो ये आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु होता है वह वास्तव में शक्ति के लिए संघर्ष है। और फिर चाहे राजनीति का कोई भी प्रकार हो, घरेलू राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वास्तव में राजनीति का जो केंद्र बिंदु होता है वह शक्ति के लिए संघर्ष ही होता है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर यह बात आती है कि शक्ति के लिए संघर्ष है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये शक्ति के लिए संघर्ष है, इसका क्या मतलब है? तो बेटा सबसे पहले तो इसमें यह समझना होगा कि शक्ति ही किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय पावर? शक्ति से क्या समझते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब यह है कि शक्ति का जो अर्थ है वह एक ही रहेगा, लेकिन संदर्भ बदलते रहेंगे। जैसे ए नामक व्यक्ति, बै नामक व्यक्ति,
ए नामक समूह, ब नामक समूह, ए नामक राजनीतिक दल, ब नामक राजनीतिक दल, ए नामक देश, ब नामक देश। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप इसको समझेंगे कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से, मतलब ए नामक पक्ष ब नामक पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, तो वह कार्य कराने की जो क्षमता ए नामक पक्ष के पास में है, वह क्षमता ही क्या है? शक्ति है। वह क्षमता ही क्या है बेटा? शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा भारत और अमेरिका के बीच में किसी भी बात को लेकर के संधि या समझौता होता है, तो उसमें भारत अमेरिका से अपनी बात मनवा रहा है या अमेरिका भारत से अपनी बात मनवा रहा है। तो यहां मूल बात यह देखी जाएगी कि जो देश जिससे अपनी बात मनवा लेता है, वह पक्ष ही शक्तिशाली होता है। इसलिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता पहले पक्ष के पास में होती है, वह क्षमता ही शक्ति कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए ही संघर्ष है। सभी राष्ट्र राज्य ये प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? कि वास्तविक रूप में उसके नियंत्रण में अन्य राष्ट्र राज्य रहें। अन्य राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास किया जाता है। कौन सा ऐसा राष्ट्र राज्य है जो प्रयास नहीं करता है? इसलिए इसे शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो बेटा समझ में आ गया। बाकी संघर्ष शब्द है ये मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? यस बेटा। अब एक बात और है, मैंने यहां लिखा प्लेटो अरस्तु, इसको भी समझेंगे। देखो, प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं बेटा, इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा है? कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य को समझना है तो व्यक्ति को समझना जरूरी है। इसीलिए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो इसके लिए राष्ट्रीय राजनीति को समझना भी अति आवश्यक है। जब तक आप राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझेंगे, जब तक आप उस राष्ट्र राज्य के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक आप वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी नहीं समझ सकते। इसका मूल भावार्थ ये होगा। बाकी अरस्तु ने यह कहा था कि भाई परिवार का ही विराट रूप राज्य, मतलब राज्य परिवार का विराट रूप है। ये तो अरस्तु कहते हैं, प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो मूल बात यह है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझना है तो वास्तविक रूप में राज्य का जैसा स्वरूप होता है, राज्य की जैसी प्रकृति होती है, जैसा राष्ट्र राज्य का संविधान होता है, उसके अनुरूप ही तो वो अपनी विदेश नीति तय करेगा। और ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्य अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। तो वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय राज्य है उनकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है आपस में, उस क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम ही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और दूसरे रूप में कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं क्या? कि राष्ट्र राज्यों के बीच, जैसे मैंने यहां लिखा भी है कि राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया ही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। मतलब राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है बेटा, वही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो हमें तो इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को ही तो समझना है। यस। अब सबसे पहले आप यहां ये ध्यान देंगे क्या? कि इस डायग्राम को समझें, उसके बाद में एक एक बिंदु आपको यहां पर समझाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति आखिर है क्या। वैसे मैंने यहां लिखा है, आज यहाँ प्रकृति शब्द बढ़ा दिया है। पिछले जो लेक्चर थे उनमें प्रकृति शब्द नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम वहां पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामान्य रूप में समझ रहे थे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। नोट करेंगे बेटा, यस आप सभी नोट करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति नोट कर लिया। उसके बाद में नीचे लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझें, उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते ही किसे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ और परिभाषा, इसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेकिन आज भी इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक इसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे। तो बेटा मैंने लिखा है राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया ही राजनीति है। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो इकाई होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कार्यकर्ता होता है, वो कौन होता है बेटा? राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य। मतलब जैसे भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ये राष्ट्र राज्य हो गए ना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या हो रहा है कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो इन राष्ट्र राज्यों के मध्य जो संबंध होंगे, जो अंतर क्रियाएं होंगी, क्रिया प्रतिक्रिया होंगी, उसी की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होता है। अच्छा, अब यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता है वो तो राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होगा।
तो फिर राष्ट्रीय राजनीतिक अभिनेता कौन होगा बेटा? राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता होगा समूह या राजनीतिक दल। यस, समूह या राजनीतिक दल, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बातें आपको बता दी। लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को भी इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होगा वो राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होगा, है ना। जैसे भारत है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे क्या है? राष्ट्र राज्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता क्या होगा? राष्ट्र राज्य होगा। और इन राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की जो प्रक्रिया है वही क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है बेटा? विदेश नीति के माध्यम से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति है, नहीं। वास्तव में विदेश नीति तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया का एक भाग मात्र है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश नीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नो, विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया का एक भाग मात्र है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया, राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। तो सभी देशों की अपनी अपनी विदेश नीति होती है। सभी देशों की विदेश नीति के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। यस। इसके बाद में आइए इधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य होगा राष्ट्रीय हित, अर्थात वास्तव में जो राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होते हैं, चूंकि इनके बीच में संबंध होंगे और अंतरक्रियाएं होंगी, तो इन संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की जो अभिव्यक्ति होती है वह राष्ट्रीय हित में होती है। अर्थात सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संबंध स्थापित करते हैं दूसरे राष्ट्र राज्यों से। मतलब एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से जब अपने संबंध स्थापित करेगा, संधि समझौता करेगा, तो उसमें एक राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा। और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा तो राष्ट्रीय हित सभी के अपने अलग अलग होते हैं। मतलब राष्ट्रीय हित संगत भी होते हैं, असंगत भी होते हैं। इसलिए वास्तव में राष्ट्रीय हितों को लेकर के राष्ट्र राज्यों में आपस में मनमुटाव होता है, टकराव होता है, मतभेद होता है, जिसकी अभिव्यक्ति संघर्ष के रूप में होती है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की परिस्थिति कहा जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिस्थिति होती है वो संघर्ष होता है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के मतभेद होता है। सभी राष्ट्र राज्यों के अपने अपने हित होते हैं और सभी अपने अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें राष्ट्रीय हितों को लेकर के निश्चित रूप में संघर्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिस्थिति है वो बेटा क्या है? संघर्ष है। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो प्रकृति वो क्या है? संघर्ष है। अब इधर आइएगा, ये विदेश नीति मैंने बता दिया। अब इधर आए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो साधन होता है वो क्या होता है बेटा? शक्ति होता है। अर्थात वास्तव में सभी राष्ट्र राज्य जब दूसरे राष्ट्र राज्यों से संधि समझौता करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो इसके लिए वास्तविक रूप में वो शक्ति का एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो शक्ति होती है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन तथा लक्ष्य था साध्य। मतलब साधन तथा साध्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, साधन तथा साध्य या साधन तथा लक्ष्य। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति होती है वो साधन भी होता है और साध्य भी होता है। साधन किस रूप में होता है? जब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। और जब एक राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास करता रहता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है? लक्ष्य या साध्य बन जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में जो शक्ति होता है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों ही होता है। यस बेटा। आगे मैंने लिखा प्रक्रिया, मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और जो ये प्रक्रिया होती है ये दो रूपों में उभर कर सामने आती है। एक तो संघर्ष समाधान, अर्थात सभी राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता रहता है, लेकिन वास्तव में जब राष्ट्रों के बीच में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है तो फिर ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्य ये भी प्रयास करते हैं कि उन संघर्षों का, उन मतभेदों का, उन टकरावों का, उन मनमुटावों का समाधान भी किया जाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पहला पक्ष आता है संघर्ष समाधान। मतलब राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है मगर सभी राष्ट्र राज्य उन संघर्षों का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। और इसी के साथ में इसकी दूसरी जो प्रक्रिया आती है वो है शक्ति के लिए संघर्ष। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय
हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं, मतलब हितों और मूल्यों को लेकर के आपस में टकराहट होती है। और जब टकराहट होती है तो सभी राष्ट्र राज्य लगातार अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसे ही जो है शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये लगातार प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं कि एक राष्ट्र राज्य की इच्छा होती है कि दूसरे राष्ट्र राज्य को अपने नियंत्रण में लिया जाए। वैसे देखा जाए तो एक समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स, टॉमस हॉब्स। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में स्पष्ट रूप में लिख दिया है। लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है एक विशालकाय महामानव या विशालकाय जल जंतु, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि वास्तव में जो शक्ति की इच्छा होती है, शक्ति की आकांक्षा होती है, वह व्यक्ति की कभी शांत नहीं होती है। तो बेटा व्यक्ति की जो शक्ति की इच्छा है, यहां हम लिख सकते हैं व्यक्ति की जो शक्ति की इच्छा है वह कभी भी शांत नहीं होती है, उसकी मृत्यु होने पर ही शांत होती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति की भी इच्छा शक्ति प्राप्त करने की है, समूह की भी इच्छा शक्ति प्राप्त करने की है, इसी प्रकार से सभी राष्ट्र राज्यों की जो इच्छा है वो भी शक्ति प्राप्त करने की है। तो वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। यस, राजनीति के बारे में कहा जाता है, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष है। तो डेफिनेटली चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वास्तव में इसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो केवल शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। इसलिए टॉमस हॉब्स ने बिल्कुल सही कहा है कि सभी की अंतिम इच्छा क्या होती है? शक्ति प्राप्ति की होती है और सभी व्यक्ति लगातार शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सभी समूह लगातार शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सभी राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब एक व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसके नियंत्रण में रहे, एक समूह ये चाहता है कि दूसरा समूह उसके नियंत्रण में रहे, एक राष्ट्र राज्य ये चाहता है कि दूसरे राष्ट्र राज्य उसके नियंत्रण में रहे। क्या ऐसा नहीं होता है? होता है। आप स्वयं देखिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध होता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में फिर क्या होता है? पूरी दुनिया दो गुटों में बट जाती है, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, ठीक है। शक्ति के दो मतलब सेंटर बन गए, एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट। उसके बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और पूरी दुनिया अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन जाती है, कैसी बन जाती है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक प्रकार से हम कहेंगे कि सुप्रीम पावर बन बैठा, सर्वोच्च शक्ति बन बैठा। और अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? विश्व की जो व्यवस्था है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती जा रही है। मतलब आज संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर देने वाले कितने ही राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ गए हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि विश्व की व्यवस्था बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई। तो बेटा इस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का डायग्राम। इसमें सब बातें मैंने स्पष्ट कर दी है। अब हम एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। ये जो डायग्राम की बातें इनको और अच्छे से समझेंगे। आप ध्यान दें। सबसे पहले हांस जे मार्गेनथाउ के शब्दों में कहेंगे हम, चाहे इसको मार्गेनथो बोल दें या हांस जे मार्गेनथाउ बोल दे, बात एक ही है। मार्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति के समान। बेटा समझो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति के समान। सभी राजनीति के समान का मतलब क्या है? चाहे घरेलू राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, यस बेटा। चाहे दो समूहों के बीच की बात हो, दो दलों के बीच की बात हो, यस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है। मतलब मार्गेनथाउ कहते हैं कि सभी राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो वहां पर भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो उसके लिए भी कहा जाता है क्या? कि शक्ति के लिए संघर्ष है। तो राजनीति का जो मूल है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब राजनीति के अंतर्गत मूल जो प्रयास होता है ये होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने व्यवहार के अनुरूप बदलना चाहता है, या एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात मनवाना चाहता है, या एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने अधीन या नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। यही क्या है? शक्ति है। मतलब एक व्यक्ति, एक पक्ष दूसरे पक्ष से, दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार कोई बात मनवा लेता है तो वह बात मनवाने की जो क्षमता पहले पक्ष के पास में, वह क्षमता ही शक्ति है। तो सभी लगातार ये प्रयास करते, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र राज्य हो, सभी ये लगातार प्रयास करते हैं कि दूसरा पक्ष उसके नियंत्रण में आए। पहला पक्ष ये चाहता है कि उसके अनुरूप दूसरा पक्ष व्यवहार करे, आचरण करे। मतलब दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के आचरण को अपने अनुरूप प्रभावित करना, बदलना, परिवर्तित करना ही
शक्ति कहलाता है। और ये जब शक्ति का प्रयास सभी करते हैं तो इसे ही शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पर उसका तात्कालिक उद्देश्य सदैव शक्ति ही रहता है। मतलब हांस जे मार्गेंथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पर उसका जो तात्कालिक उद्देश्य होता है वह सदैव शक्ति ही रहता है। मतलब तात्कालिक उद्देश्य ये रहता है कि एक राष्ट्र राज्य लगातार प्रयास करता है कि दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित किया जाए। यस बेटा, ये हो गया हांस जे मार्गेंथाउ की मूल बात। इसके बाद मिलेंगे हम क्या कि राजनीति के समान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष ही है। मतलब यहां इसका निचोड़ आ गया क्या कि राजनीति के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्षी है। अर्थात जैसे राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्षी है। इसलिए बेटा चाहे कोई भी राजनीति क्यों ना हो, वास्तव में वह शक्ति के लिए संघर्षी है। मतलब राजनीति का मूल यही है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना चाहता है, या एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। दूसरे के आचरण को व्यवहार को परिवर्तित करने की जो क्षमता पहले पक्ष के पास होती है वह ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। मतलब मूल बात आती है उसके पास जो क्षमता है कि उस क्षमता से दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। अगर किसी पक्ष के पास में वो क्षमता है तो वह ही शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिएगा मैं ये कहूँगा कि 1991 के बाद में पूरी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्यों के आचरणों को प्रभावित कर रहा था, परिवर्तित कर रहा था। उसकी बातें चाहे दबाव के माध्यम से माने जाएं या किसी अन्य कारण से माने जाएं, लेकिन मानी जा रही थी। चलिए अब मूल बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व निम्न है। मतलब अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसकी प्रकृति के लिए हम यहाँ पर 7 बिंदुओं के माध्यम से इसको समझेंगे। और मैंने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व निम्न है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को हम वास्तव में इन 7 तत्वों के आधार पर, इन 7 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जो कि इस डायग्राम के माध्यम से ही मैंने ये बिंदु बनाए हैं। लेकिन ये अलग से इसलिए नोट किए जिससे कि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जब तक ये डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को नहीं समझेंगे। मुझे आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी सिद्धांतों को समझाना है, और वो सिद्धांत आप तभी समझ पाएंगे जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का डायग्राम ठीक से समझ जाएंगे। क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्या कि राष्ट्र अथवा राज्य या राष्ट्र राज्य प्रमुख अभिनेता अथवा कार्यकर्ता है। मतलब इसका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला तत्व है वो ये है कि राष्ट्र या राज्य या राष्ट्र राज्य है ना। जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, सब राष्ट्र राज्य राष्ट्र है। ठीक है बेटा। आधुनिक समय में तो इनको राष्ट्र राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राष्ट्र राज्य। जैसे प्राचीन समय में प्लेटो अरस्तु के समय में इनको नगर राज्य कहा जाता था, सिटी स्टेट कहा जाता था। आज इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ठीक है बेटा। बाकी राष्ट्र राज्य शब्दावली के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। बाकी राज्य के बारे में तो मैंने समझा दिया कि राज्य किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया। राष्ट्र शब्दावली अभी बची हुई है कि राष्ट्र किसको कहा जाता है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। राष्ट्र, राष्ट्रीयता वगैरह जो भी है सबके ऊपर मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो बेटा राष्ट्र ब्रैकेट में राज्य, मतलब राष्ट्र राज्य या राज्य प्रमुख अभिनेता अथवा कार्यकर्ता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख अभिनेता या कार्यकर्ता होता है कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। जैसे यहाँ मैंने नोट भी कर दिया, प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होते हैं केवल राष्ट्र राज्य होते हैं। नहीं। राष्ट्र राज्य के अलावा और भी अन्य अभिनेता होते हैं, जैसे उपराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय तथा उच्चतर राष्ट्रीय समूह भी होते हैं। मतलब वास्तव में अन्य समूह भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे उपराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय तथा उच्चतर राष्ट्रीय समूह भी होते हैं। किसके लिए? जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है इसके मुख्य अभिनेता ये भी होते हैं। लेकिन बेटा इनमें अंतर है। अंतर क्या है कि वास्तव में जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो बल प्रयोग और हिंसा के साधन का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय तथा उच्चतर राष्ट्रीय समूह हैं वो बल प्रयोग, हिंसा के साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये अंतर है इनमें। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य अभिनेता है वो राष्ट्र राज्य ही होता है। अब मान लीजिएगा हम ये कहें, अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर उपराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय तथा उच्चतर राष्ट्रीय समूह क्या होते हैं? बेटा इसके अंतर्गत समय समय पर विभिन्न प्रकार के समूह बनते रहते हैं, जैसे सार्क, आसियान, इस तरीके से दुनिया भर के जो है समूह हैं। ठीक है। इन सभी समूह की मैं अलग से चर्चा करूंगा, यहाँ तो केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कहने का मूल भावार्थ है कि वास्तविक रूप में जो ये उपराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय तथा उच्चतर राष्ट्रीय समूह होते हैं ना बेटा, इनके पास क्या है? बल प्रयोग और हिंसा के साधन नहीं होते हैं। ठीक है। जबकि जो राष्ट्र राज्य होता है वह वास्तविक रूप में बल प्रयोग और हिंसा के
साधन इनके पास होते हैं और इनका प्रयोग करता है, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख अभिनेता होता है कौन होता है बेटा, राष्ट्र राज्य होता है, अर्थात अभिनेता या कार्यकर्ता या एक्टर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, या इसको इकाई भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रमुख इकाई होती है वो कौन होता है, आपसे कमेंट में से पूछा जा सकता है, तो कौन होता है, राष्ट्र राज्य होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट दूसरा जो आता है इसका तत्व राष्ट्रीय हित उद्देश्य है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है, देखिएगा इधर उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हित है, मैंने यहाँ बिंदु लिखा है राष्ट्रीय हित उद्देश्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय हित है। और राष्ट्रीय हित क्या होता है बेटा, वास्तविक रूप में यहां देखा जाए तो प्रत्येक देश, अब देखो मैंने यहां लिखा भी है कि यही राज्यों की अंतर क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, ध्यान देंगे बेटा, यही मतलब राष्ट्रीय हित ही राज्यों की जो अंतर क्रियाएं हैं उनको निर्धारित करते हैं। और राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रीय हित ये होता है, जैसे मान लीजिएगा दो राष्ट्र राज्य हो गए, जैसे भारत और अमेरिका हो गया, तो भारत अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, जैसे प्राथमिक हित में आता है राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, और गौण हितों में आता है विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समझौते आते हैं उसके अंतर्गत। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने हितों की रक्षा का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रीय हित का मतलब होता है कि एक राष्ट्र राज्य के जो अपने मूल्य होते हैं, जो अपने हित होते हैं, उनके ऊपर बल देना। तो बेटा राष्ट्रीय हित का मतलब यह है राष्ट्रीय हित उद्देश्य है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्रीय हित है। फिर मैंने लिखा है कि यही राज्यों की अंतर क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, मतलब राष्ट्र राज्यों के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती हैं उन अंतर क्रियाओं को निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रीय हित ही करते हैं। मुझे बताइएगा, क्या भारत किसी भी देश के साथ कोई संधि या समझौता करता है तो क्या अपनी सीमाओं के साथ समझौता कर सकता है कि अपनी कुछ देश की सीमाएं किसी दूसरे को दे देंगे हम? नहीं, हरगिज नहीं दे सकते हैं हम। मतलब वास्तव में राष्ट्रीय हित में प्राथमिकता आता है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना, और सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इसके साथ किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं हो सकता है, किसी भी रूप में। यस। तीसरा आता है विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझने के लिए इसका तीसरा तत्व है कि विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है। जैसे मैंने लिखा ना परिस्थिति, विरोध मतलब इसमें संघर्ष होता है। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हित आपस में टकराएंगे सभी के। भाई जैसे मान लीजिएगा भारत और पाकिस्तान है तो सीमा संबंधी विवाद बना हुआ है? भारत और चीन में भी विवाद बना हुआ है ना। इसी प्रकार से अन्य राष्ट्र राज्यों के साथ भी समय समय पर हमारे विवाद उभरते रहते हैं, और जो हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, लगा हुआ है, उससे डेफिनेटली सीमा संबंधी विवाद होंगे ही होंगे। ये केवल भारत की बात नहीं है, किसी भी राष्ट्र राज्य के ऊपर ये बात लागू कर सकते हैं। तो बेटा जो विरोध होता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिस्थिति है वह संघर्ष या विरोध है। डेफिनेटली राष्ट्रीय हितों में विरोध होगा, सबके अपने अपने राष्ट्रीय हित होंगे। अब यहाँ जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विरोध, सहयोग, बल तथा प्रयोग हमेशा उपस्थित रहते हैं, आप नोट करेंगे। मतलब जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय हित संगत है, मतलब उनके राष्ट्रीय हितों में, राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रीय हितों में कोई टकराव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर डेफिनेटली कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जब राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत जो राष्ट्रीय हित होते हैं उन राष्ट्रीय हितों को लेकर के दो राष्ट्रों के बीच में टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उनके राष्ट्रीय हितों में क्या है, संगतता नहीं बल्कि असंगतता है। और असंगतता है तो डेफिनेटली उनमें विरोध होगा। क्या होगा बेटा? विरोध होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विरोध और सहयोग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समय समय पर दो राष्ट्र राज्यों के बीच में विरोध भी होता है राष्ट्रीय हितों को लेकर के, और कभी कभी जो है संधि और समझौता होता है तो एक दूसरे का सहयोग भी किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विरोध तथा सहयोग और इसी के साथ में बल तथा प्रभाव हमेशा उपस्थित रहता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विरोध भी उपस्थित रहता है, सहयोग भी उपस्थित रहता है दो राष्ट्र राज्यों के बीच में। इसी के साथ में समय समय पर राष्ट्र राज्यों के द्वारा बल का प्रयोग भी किया जाता है, और समय समय पर राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपने अपने प्रभाव का भी जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिएगा हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत के अंतर्गत गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह जो मनाया जाता है, तो इसके अंतर्गत हमारी आर्मी के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तो शक्ति का प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि अन्य राष्ट्र राज्यों को ये दिखाया जाता है कि आज हम कितने सक्षम हैं, कितने शक्तिशाली हैं। यस बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया है। पांचवा जो तत्व है इसका वह है शक्ति साधन है ना। जैसे मैंने यहाँ समझाया भी आपको, ये रहा शक्ति साधन है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन क्या है? शक्ति है। तो मैंने क्या लिखा? शक्ति साधन है। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो इसका साधन है वह शक्ति है।
क्या है, साधन क्या है, शक्ति है। फिर मैंने लिखा है यहाँ किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के पीछे जो शक्ति होती है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है बेटा, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के पीछे जो शक्ति होती है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। मतलब वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्यों का ये प्रयास होता है क्या कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त किया जाए। कौन सा ऐसा राष्ट्र राज्य होगा जो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करना चाहता है? सभी राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, और सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं तो सीमाओं की रक्षा करने के लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के पीछे जो शक्ति होती है उसे ही राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। बाकी मैं राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर आगे चल करके कितने ही लेक्चर में आपको अपलोड करके बताऊंगा, समझाऊंगा। मतलब जैसे राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित को मैं व्यापक रूप में समझाऊंगा, राष्ट्रीय शक्ति इसको व्यापक रूप में समझाऊंगा। कितने लेक्चर मुझे अपलोड करने पड़ेंगे इन बातों को समझाने के लिए, लेकिन ये तो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। फिर मैंने आगे लिखा है दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। बेटा ध्यान दिया, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर, एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित करता है उसे शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने का जो प्रयास करता है, नियंत्रित करने की जो योग्यता एक राष्ट्र राज्य के पास में होती है, वो योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है ना। इसलिए आप नोट करेंगे दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। दूसरे के व्यवहार का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा भारत और जो है चीन की बात आती है, तो फिर इसके अंतर्गत कौन किसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है? अगर भारत चीन के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के पास ये योग्यता है कि चीन के व्यवहार को नियंत्रित कर लिया है, तो चीन के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता भारत के पास में, तो यही तो राष्ट्रीय शक्ति कहलाएगी। और आप समय समय पर देख सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को भी और चीन को भी ये जताया है कि आज भारत क्या है, भारत के पास कितनी शक्ति है। मतलब भारत ने समय समय पर पाकिस्तान के व्यवहार को भी नियंत्रित किया है और चीन के व्यवहार को भी नियंत्रित किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के पास पाकिस्तान और चीन के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो योग्यता है वही भारत की राष्ट्रीय शक्ति है। बेटा समझ रहे हैं? इस तरीके से आप पूरी दुनिया में इसको कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन तथा साध्य दोनों है। अब इसका सीधा सा भावार्थ है, जैसे मैंने यहाँ बता भी दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन तथा साध्य दोनों है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, जो अंतर्क्रियाएं होती हैं, तो उनके अंतर्गत जब एक राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में वह शक्ति साधन बन जाती है। और जब एक राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता रहता है, तो वह प्रयास जो वृद्धि का किया जा रहा है वह वास्तविक रूप में क्या बन जाता है, फिर वह एक साध्य बन जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में शक्ति साध्य बन जाती है, और जब उसका प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन भी है तथा साध्य भी है, दोनों ही है। ठीक है बेटा। अब वैसे देखा जाए तो जो शक्ति होती है अपने आप में क्या होती है, सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से कभी कोई राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका सदा शक्तिशाली बना रहेगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि चीन हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा? नहीं, कोई भी राष्ट्र राज्य के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो हमेशा के लिए शक्तिशाली बना रहेगा। या आप ये कहें कि एक व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा है, या एक समूह हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा? नहीं नहीं नहीं, समय और परिस्थिति के हिसाब से वास्तविक रूप में कभी कोई समूह शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई देश शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई राजनीतिक दल शक्तिशाली हो जाता है। मतलब संपूर्ण राजनीति की बात करें हम तो इसलिए जो शक्ति होती है बेटा वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति में परिवर्तन आता रहता है, कभी कोई पक्ष शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई पक्ष शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए ये भी आपको नोट करना है कि शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात आए और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आए और चाहे दो व्यक्ति विशेष की बात आई है। छठा तत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। मैंने यानी कहा प्रक्रिया, संघर्ष समाधान, मतलब विरोधों को सुलझाने की प्रक्रिया है ये। डेफिनेटली राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ लगातार राष्ट्र राज्यों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उस संघर्ष का समाधान किया जाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शर्त है। मतलब डेफिनेटली आप ये कहेंगे, क्या लिखेंगे कि विरोध जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शर्त है। मैंने लिख दिया यहाँ, विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शर्त है। मतलब जब तक विरोध नहीं होगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का श्री गणेश नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा। तो विरोध या असहमति राजनीति की पहली शर्त है। दो पक्षों के बीच में विरोध ही नहीं है, असहमति ही नहीं है, तो फिर राजनीति हो ही नहीं सकती। और बहुत ज्यादा असहमति हो
तो वो भी गलत है। बहुत ज्यादा असहमति होगी तो फिर उसकी स्थिति राष्ट्रीय राजनीति में तो गृह युद्ध के रूप में आएगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के रूप में आएगी, और राष्ट्रीय राजनीति में गृह युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि राजनीति वहां विफल हो गई है, अर्थात वहां वास्तविक रूप में राजनीति नहीं है, राजनीति विश्रांति की स्थिति में चली गई, राजनीति कुंभकर्ण नींद में सो गई है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राजनीति का जो मुख्य लक्ष्य होता है, राजनीति एक प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वो ये है कि विरोधों का समाधान किया जाए, और जब विरोधों का समाधान ही नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर राजनीति विफल हो गई है। ठीक है बेटा। अब मैंने यहां लिखा है जैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे विरोधों का अस्तित्व ही थर्ड वर्ल्ड वॉर, मतलब तृतीय विश्व युद्ध, अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए तो तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड मतलब 3 WW वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध को रोकने के भय को जीवित रखता है। इसका क्या मतलब है? मतलब यहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है, लेकिन चूंकि विरोधों का अस्तित्व जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा ना कि विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शर्त है, विरोधों का होना जरूरी है, विरोधी नहीं होंगे तो फिर राजनीति कहां होगी। इसलिए विरोधों का अस्तित्व ही तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के भय को जीवित रखता है। मतलब विरोधों का अस्तित्व ही तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के भय को जीवित रखता है। इसका मूल भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में जो विरोध हो रहा है राष्ट्र राज्यों में आपस में, ये विरोधों का जो भय है, विरोधों का जो अस्तित्व है, विरोधों का जो अस्तित्व है, यही तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के भय को जीवित रखता है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, ये भय बना हुआ है। अब ये किस कारण बना हुआ है? विरोधों का अस्तित्व होने के कारण। विरोधी नहीं होंगे तो फिर ये भय नहीं रहेगा। नेक्स्ट 7वां है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतर क्रियाओं की एक व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतर क्रियाओं की एक व्यवस्था है। मैंने यहां पर भी लिखा है, राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। ये 7वां बिंदु बना दिया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतर क्रियाओं की एक व्यवस्था है। इधर आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता क्या है? राष्ट्र राज्य। तो इन राष्ट्र राज्यों के मध्य निरंतर जो अंतर क्रियाओं की एक व्यवस्था है, या जो उनमें क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है उसकी जो एक व्यवस्था है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। कैसे समझें? जैसे राष्ट्रों को आपस में सामंजस्य के निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता रहती है, अर्थात जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो आपस में क्या है, जो अपने राष्ट्रीय हित होते हैं उन राष्ट्रीय हितों को लेकर के आपस में सामंजस्य के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनको इस प्रयास की आवश्यकता होती है, इस प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए राज्य शक्ति का साधन अपनाते हैं। इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए राज्य शक्ति का साधन अपनाते हैं। इस सामंजस्य का किसका? इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए राज्य शक्ति का साधन अपनाते हैं। मतलब मूल जो भावार्थ है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र राज्य होते हैं उन राष्ट्र राज्य के मध्य निरंतर जो अंतर क्रियाओं की व्यवस्था होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, वो व्यवस्था ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। कैसे? फिर बता रहा हूं, राष्ट्रों को आपस में सामंजस्य के निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता होती है। सभी राष्ट्र राज्य प्रयास करते हैं कि उनमें जो विवाद बना हुआ है उस विवाद का समाधान हो, सभी प्रयास करते हैं, और फिर इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए राज्य क्या करते हैं? शक्ति का साधन अपनाते हैं। सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, और शक्ति का भावार्थ यह है कि एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास करता है, चाहे कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। तो बेटा इन 7 तत्वों के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझ सकते हैं। इसके बाद मैंने यह लिखा निष्कर्ष, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के निष्कर्ष के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रहित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति संघर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है वह विदेश नीति के रूप में अभिव्यक्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन शक्ति होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन तथा साध्य भी शक्ति होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो प्रक्रिया है उसकी अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है, संघर्ष समाधान तथा शक्ति के लिए संघर्ष। ये सब बातें मैंने समझा दी है, तो आप निष्कर्ष रूप में सारी बातें लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। 7 का मतलब ये कि सातों की सातों बिंदु आप यहाँ निष्कर्ष के रूप में नोट कर सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। 7 का मतलब ये कि सातों की सातों तत्व यहाँ लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये निष्कर्ष निकलता है। क्या आप लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? ये सातों बिंदु लिख लेंगे, इसका निष्कर्ष बन जाएगा। फिर मैंने लिखा है संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राष्ट्रों के संबंधों तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन शामिल होता है। मतलब इसको मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहां जैसे मैंने लिखा है कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया ही क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति में होती है। तो कुछ विद्यार्थी ये ना मान बैठे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति है। नो, विदेश नीति तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया का एक भाग मात्र है।
इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राष्ट्रों के संबंधों तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। केवल विदेश नीति नहीं बल्कि राष्ट्रों के संबंधों तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन शामिल होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है। तो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया का एक भाग मात्र है। विदेश नीति संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। इसका मूल तात्पर्य ये होगा। तो बेटा ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, और मैं आशा करता हूँ आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को इस डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है राष्ट्रीय हित के ऊपर मैं कितने ही लेक्चर अपलोड करूँगा। राष्ट्रीय हित भी समझानी है मुझे, राष्ट्रीय शक्ति भी समझानी है मुझे, है ना। इसी के साथ में यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति आती है, फॉरेन पॉलिसी, सभी देशों की विदेश नीति भी समझाऊंगा। फिर साधन और जो ये साध्य हैं इनको भी समझाऊंगा। और फिर शक्ति है, शक्ति को भी मुझे अलग से समझाना है। संघर्ष समाधान है, इसके लिए क्या क्या कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, ये सारी बातें मैं अलग अलग रूप में एक एक लेक्चर अपलोड करके आपको समझाऊंगा। इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अंत में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि राजनीति में जो भूमिका समूहों की होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वही भूमिका राष्ट्र राज्यों की होती है। ये बात आपको नोट करनी है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, इकाई होती है, कार्यकर्ता होता है, वो तो समूह होता है, जैसे राजनीतिक दल। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति की इकाई राजनीतिक दल हो गया, समूह हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाई अभिनेता या कार्यकर्ता कौन हो गया, राष्ट्र राज्य हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, मतलब मूल निचोड़ है ये। इसके आधार पर किसी भी रूप में एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका समूह की होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वही भूमिका राष्ट्र राज्यों की होती है। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होता है, वो समूह होता है या राजनीतिक दल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।